हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आए। वैसे तो मैंने इस स्टोरी को काफ़ी टाइम पहले ही लिख लिया था, लेकिन आपके मुझे कमेंट आए कि मुझे पहले माय क्यूट नेवर स्टोरी को अपलोड करना चाहिए, तो मैंने उसे किया। लेकिन अब आपका उस पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ इस स्टोरी को शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये स्टोरी और इसका फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर से करना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। कई बार हम अपने अतीत को भुलाकर अपने प्रेजेंट को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो हमने किया है, जो हमारे साथ हुआ है, वो पास्ट में ही रह गया। लेकिन हमारा पास्ट जो हमारी परछाई की तरह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और हम पास्ट को भूल जाएं, लेकिन हमारा पास्ट जो हमें कभी नहीं भूलता और हमें ढूंढते ढूंढते हमारे प्रेजेंट तक आ जाता है। और उसके बाद हमारे प्रेजेंट को किस तरह डिस्ट्रॉय करता है, जिस चीज़ की उम्मीद हम कर ही नहीं सकते। हम अपने पास्ट को, पास्ट में मिले धोखे और जो अपनों के तोड़े गए ट्रस्ट को भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे साथ एक पूरे सपने की तरह रहती हैं, जिसे हम कभी भी अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। वैसे ही इस स्टोरी में विंग और वांग जी जो अपने अतीत में मिले हुए धोखे, अपनों का तोड़ा गया ट्रस्ट और उन लोगों ने जो उसके साथ गलत किया, जिनसे कभी भी उन्होंने गलत की उम्मीद नहीं की थी, वो सब छोड़कर, चाइना छोड़कर कोरिया में एक नई लाइफ शुरू करने आए अपने एक लिटिल बेबी के साथ। लेकिन उनका अतीत जो उनके साथ पीछा करते करते इस न्यू कंट्री, न्यू दुनिया में आ पहुंचा और उनकी इस न्यू दुनिया को किस तरह तबाह करके रख दिया, जो हम इस स्टोरी में देखेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे वो बहुत साल पहले, एक साल पहले पीछे छोड़ कर आए थे, वो उनका पीछा करते हुए यहाँ आ गई और उनकी लिटिल बेबी, उनकी लिटिल फैमिली को किस तरह डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक घर से होती है। काफ़ी बड़ा घर है, लेकिन उसमें एक लिटिल बेबी जो पूरे घर में रन कर रहा है और उसके पीछे एक पर्सन जो भाग रहा है। उस पर्सन की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वो लिटिल बेबी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। वो खिलखिला रहा है और सामान भी तोड़ रहा है। तभी वो पर्सन जो बोलता है, आयुआन, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपनी शरारतें बंद करो और ये सामान तोड़ना भी, वरना मैं तुम्हारे फादर से कॉल कर दूँगा। कोई बात नहीं मॉम, आप डैडा से कॉल कर दें। वैसे भी डैडा मुझे नहीं डांटेंगे। आयुआन जो अपनी हकलाती और टूटी फूटी आवाज़ में ये बोलता है, क्योंकि वो एक साल का है लेकिन उसे चलना आता है। और जब से उसने चलना शुरू किया है, हमारे लिटिल वांग जी के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है और हमारे वांग जी को हमेशा तंग करता है। आयुआन को केवल उसके फादर विभूषण ही संभाल सकते हैं। वांग जी जो अपना सर पकड़ के काउच पे बैठ जाता है, लेकिन तभी आयुआन जो वांग जी के पास आता है और उसके हेयर्स को पुल करने लगता है, जिस वजह से वांग जी को हर्ट होता है। वांग जी जो गुस्से में बोलता है, आयुआन बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं अभी तुम्हारे डैड को बुला रहा हूँ और तुम्हें मैं बताता हूँ, देखो। अब हम दूसरी तरफ एक बेसमेंट का सीन देखते हैं। एक बेसमेंट में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और बस चारों तरफ ही ब्लड पड़ा हुआ था और कुछ गार्ड्स जो वहाँ पर खड़े हुए थे। और उन गार्ड्स के बीच में एक पर्सन जो एक चेयर पे बैठे था, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। और उसके सामने एक लड़की जो अपनी नीज़ पे थी और उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा था। वो पर्सन जो बोलता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मेरी लाइफ से दूर रहना। मैंने तुम्हारे फादर और तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद भी तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गई। तुम्हें शायद खुद की ज़िंदगी से प्यार नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। क्यों मुझे बार बार खींचने के लिए पीछे चली आती हो तुम? विभूषण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ
तुम कभी भी अपने पास्ट को पीछे छोड़ फ्यूचर में नहीं बढ़ सकते। वी वी जो कहता है, सिसी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ मैंने पहले किया है लगता है तुम उसे भूल चुकी हो और चाहती हो कि मैं वो सब तुम्हारे साथ दोबारा करूं। अगर तुम वो सारी चीज़ें दोबारा फेस नहीं करना चाहती तो बेटर होगा कि मेरी लाइफ से चली जाओ और खुद भी शांति से रहो और मुझे भी शांति से रहने दो। सीसी, जिस में इस बार थोड़ा सा पागलपन नज़र आ रहा था। वो वीइंग के लिए पागल तो हमेशा से थी, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग ही था। वीइंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पागल लड़की को आखिर किस तरह समझाए। तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वो कॉल देखकर हमारे वीइंग के फेस पे स्माइल आ गई थी। ये कॉल वांग जी की थी। वांग जी की कॉल देख के वो उसे पिक करता है। दूसरी तरफ वांग जी जो गुस्से में बोलता है, वीक, तुम जहाँ भी हो, जो भी काम कर रहे हो, फ़ौरन घर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बेब, क्या हुआ है? तुम ना चुप ही रहो। तुम्हारा ये बेबी है ना, तुम्हारी इस बेब को जान से मार डालेगा। ये बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है वींग। अगर तुम ना 30 मिनट के अंदर घर नहीं पहुँचे तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वींग जो बोलता है, बेबी, मैं बहुत दूर हूँ घर से, मुझे टाइम लगेगा। आई डोंट केयर कि तुम कितनी दूर हो, मैं तुम्हें 30 मिनट दे रहा हूँ, तुम जल्दी घर आ जाओ। और ये कहकर वांग जी जो फ़ोन रख देता है, विंग जो स्माइल करता है और बोलता है कि 1 साल में उसका लिटिल बनी कितना बड़ा हो गया है और वो उससे किस तरह बात करने लगा है। अब वो उससे डरता नहीं है, वो बस उससे प्यार करता है और उस पर अपना हक जताता है। वो एक हल्की सी स्माइल देता है और वो अपनी कार लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। 40 मिनट का रास्ता उसने 30 मिनट में कवर किया था, बल्कि 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गई थी। तो वो घर में अंदर जाके देखता है तो चारों तरफ सामान फैला हुआ था। कहीं पर उसके पिलोस पड़े हुए थे तो कहीं पर फूलदान, लेकिन अब घर में शोर नहीं था। वीन को याद आता है कि उसका लिटिल बेबी जो कि हमेशा ही अपने डैडा के साथ रहना चाहता है, और जब भी वीन घर से बाहर जाता है तो वो घर में अक्सर इसी तरीके से तोड़फोड़ मचा देता है। वीन जो धीरे धीरे घर के अंदर जाता है तो देखता है वांग जी जो काउच पे बैठा हुआ था। उसके हेयर जो बिखरे हुए थे, उसने पोनी टेल बनाया था जो ढीला हो गया था, जिसकी वजह से उसके हेयर जो इधर उधर जा रहे थे और वो छोटे छोटे हेयर जो उसकी फेस पे आ रहे थे, उनमें वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। और वी जो अब तक उसका पूरा लुक नहीं देख रहा था, वांग जी जिसने खुद को काफ़ी लूज सी टी शर्ट पहनी हुई थी और बहुत ज़्यादा छोटे उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे जो उसकी थाइस को भी विजिबल कर रहे थे। और इसमें वांग जी बहुत क्यूट और हॉट लग रहा था, लेकिन विंग का फेस तो उसकी विंग की नज़रें तो उसके फेस पे ही रुकी हुई थी, जिनमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी जब विंग को देखता है तो बोलता है, आ गए, तुम्हें मिल गया टाइम। आयुआन कहाँ है? सो गया है वो? वैसे तुम्हारे उस लिटिल बनी ने ना मेरा दिमाग खा के रखा हुआ है। मेरा मन करता है कि मैं तुम दोनों बाप बेटों को ना एक आध हफ्ते के लिए किसी रूम में लॉक कर दूँ। आई एम सॉरी ना, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी सॉरी। तुमने आखिर ऐसा उसके साथ किया क्या है जो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है? तुम्हें पता है उसने मेरा सर खा के रखा हुआ है। लेकिन तभी वांग जी की नज़र उसके बेबी पे पड़ती है जो कि जीने से उतरते हुए आ रहा था और डैडी चिल्ला रहा था उसे देखकर। वांग जी बोलता है, ये देखो, मैं इसे इतनी देर से सुला रहा था और ये तब से नाटक कर रहा था। और आयोआन जो अपने डैडा की गोद में जाके चढ़ जाता है और बोलता है, डैडा, आई मिस यू टू बेबी। डैडा, क्या मेरे लिए खिलौना लेकर आए हैं? हाँ, मैं आयुआन के लिए खिलौना लेकर आया हूँ, लेकिन मम्मा आपकी शिकायत कर रही हैं कि आपने मम्मा को तंग किया। लेकिन तभी विंग जो अपनी वर्ड्स को रोक देता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी
जो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, नहीं तुम रुक क्यों गए, और इसे मॉम कहना सिखाओ। तुम्हें पता है, आज यह हमारे नेबर के सामने मुझे मॉम बुला रहा था, और हमारे नेबर जो हमें इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ, और उसका हस्बैंड वो तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई मैं वूमेन हूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसकी आंखें निकाल लूँ। ये जब विंग सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिरकार उसके वांग जी को कोई ऐसे कैसे घूर सकता है। वो बोलता है, क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसे घूरने की। देखो विंग, तुम उससे लड़ने मत जाना, जो कुछ भी हुआ है भूल जाओ, और वैसे भी तुम्हारे बेटे की गलती है इसमें। आयुआन जो बोलता है, मामा बहुत बिगड़ गए हैं, हमेशा मुझे डांटते हैं। डैडा, आप मॉम को समझाते क्यों नहीं हैं। वांग जी जो एक छोटा सा पाउट बनाता है और अपने इनर वॉइस में बोलता है, ये दोनों मुझे हमेशा तंग करते हैं, लेकिन मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी इस छोटी सी फैमिली में बहुत खुश हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास्ट, मेरा अतीत मेरी इस दुनिया को बर्बाद कर दे। बड़ी मुश्किलों से, बड़े ही मैंने बहुत सी दर्द के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा पास्ट मेरे बेबी के ऊपर आए, मेरा अतीत मेरे बेबी के फ्यूचर को बर्बाद कर दे। ये सोच कर वांग जी जो थोड़ा अपसेट हो जाता है, विंग जो वांग जी के पास आता है और उसे हक करते हुए बोलता है, वांग जी मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम फालतू का कुछ मत सोचा करो। वैसे भी मुझे भूख लगी है, चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। एंड उसके बाद वो लोग जो डिनर करने लगते हैं, वांग जी जो खाना उन लोगों को सर्व कर रहा था, विंग जो खाने से ध्यान हटा के जब वांग जी की तरफ देखता है तो उसके मतलब एकदम से अजीब सा ही उसे फील हुआ। जो वांग जी ने शॉर्ट्स पहने हुए थे जिसमें उसके एस जो पूरी तरीके से विजिबल हो रहे थे, मतलब अलग अलग, और उसके थाइस भी। तभी वांग जी की नज़र, आई मीन विंग की नज़र वांग जी की चेस्ट पे जाती है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा लूज टी शर्ट पहनी हुई थी और वो बार बार उसकी तरफ झुक कर उससे डिनर सर्व कर रहा था, जिस वजह से वांग जी की चेस्ट जो विंग को विजिबल हो रही थी। विंग जो अपने लिप्स को बाइट करता है और युवान की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी तुम्हारा खाना हो गया। यस डैडा, मेरा खाना हो गया। ओके बेबी, तो तुम रूम में जाओ, तुम्हें अब सोना चाहिए, और वैसे भी हम सुबह पार्क में भी तो चलना है ना। ओके डैड, ये कहकर आयुवान जो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। वांग जी जिसने हम दोनों के लिए खाना लगाया और वो टेबल पे, आई मीन चेयर पे बैठने ही वाला था, तभी वांग जी विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे